अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से सब चीज़ें समझ आ रही होंगी। आज हम पिछले लेक्चर में जो है हमने प्रेशर के मुतालिक पढ़ा था। आज हम थोड़ा-सा प्रेशर को मज़ीद देखते हैं और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हवा में प्रेशर ज़ाहिर है हमने देखा कि हर एक चीज़ जिसका वज़न होता है, वो नीचे की तरफ आती है और जब नीचे की तरफ आती है, ज़मीन उसको अपनी तरफ खींचती है, तो क्या होता है कि वो प्रेशर डालती है, वो भी चीज़ों के ऊपर जो है वो प्रेशर मुरतब करती है। अभी हवा जो है हमने देखा था कि वो मादे की एक किस्म है। जब मादे की एक किस्म है तो इसका मास भी है और वॉल्यूम भी है, क्योंकि हर वो चीज़ जिसका मास होगा, जिसका वॉल्यूम होगा, उसको हम जो है मादा कहेंगे। और जो गैस है, जो हवा में भी तो ज़ाहिर है गैस मौजूद है, तो ये गैस जो है ये भी मादे की एक किस्म है। अभी अगर ये गैस है तो ये भी जो है वो प्रेशर डालती है और इस प्रेशर को जो है हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रेशर को और फिर हम आगे आएँगे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रेशर कि प्रेशर क्या है। इकाई रकबे पर उमूदन अमल करने वाली फ़ोर्स। इकाई रकबे पर उमूदन अमल करने वाली फ़ोर्स प्रेशर कहलाती है। ये हमने प्रेशर के मुतालिक पढ़ा था। अभी हम जब पढ़ेंगे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, जो एटमॉस्फेयर हवा, फ़िज़ा जो प्रेशर डाल रही है, उसकी तारीफ़ हम कैसे करेंगे? उसकी तारीफ़ हम ये करेंगे कि जो है किसी सतह के इकाई रकबे पर हवाई कॉलम के दबाव को। अभी पहले हमने ये पढ़ा था कि जो फ़ोर्स जो थी वो उमूदन अमल कर रही थी। अभी हम क्या करेंगे कि किसी सतह पर, जैसे फ़र्ज़ कर लें ये हमारे पास सतह है, ये कमरा एक सतह है या आपका टेबल जो है, हम एक सतह देख लें जहाँ पे किसी के सामने आप बैठ कर देख रहे हैं। इस रकबे पर ये हवा जो ऊपर से प्रेशर डाल रही है, इसको जो है हम कहेंगे कि ये प्रेशर जो है, इस प्रेशर को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहेंगे। तो सबसे पहले हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को यहाँ पर आकर उसकी तारीफ़ बयान करेंगे और फिर जो है हम आगे बढ़ेंगे। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसकी जो है हम जो है सबसे पहले तारीफ़ बयान करते हैं और तारीफ़ बयान करने के बाद जो है हम आगे बढ़ेंगे। तो इसकी तारीफ़ ये है कि किसी सतह के इकाई रकबे पर, किसी सतह के इकाई रकबे पर उमूदन हवाई कॉलम की फ़ोर्स, या इसको हम कह सकते हैं वज़न जो है, उसको हम क्या कहेंगे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहेंगे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसको हम कहेंगे। तो ये जो है इसकी डेफिनेशन हमारे पास बनती है कि किसी सतह के इकाई रकबे पर उमूदन हवाई कॉलम की जो फ़ोर्स होगी, उसको जो है या वज़न होगी, उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। जैसे फ़र्ज़ कर लें कि ये हमारे पास एक इकाई रकबा है। इस इकाई रकबे पे ये एक रकबा है, इसके ऊपर ज़ाहिर है हवा जो है वो वज़न डाल रही है। अभी इस रकबे पर, इस पूरे एरिये पर हवा का जितना वज़न पड़ रहा है, हवा का जितना दबाव पड़ रहा है, उसको हम प्रेशर कहते हैं। इसकी आम तौर पर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम एटीएम से जो है इसकी अलामतन जो है, इसको अलामत जो के साथ जो हम इसको ज़ाहिर करते हैं वो है एटीएम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसको हम नॉर्मली जो है वो इससे ज़ाहिर करते हैं और इसकी जो पैमाइश की जाती है उसकी पैमाइश की जाती है एटमॉस्फेयर में। यही इसकी पैमाइश का यूनिट भी है। इसकी पैमाइश हम पास्कल में भी कर सकते हैं। इसकी पैमाइश हम न्यूटन मीटर के मुरब्बे में भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने प्रेशर का जो फॉर्मूला पढ़ा था, प्रेशर बराबर है फोर्स बटे एरिया और इसका यूनिट जो हमारे पास बनता था वो न्यूटन फी मुरब्बा मीटर था। तो ये इन तीनों
यूनिट्स में जो है इसकी पैमाइश की जाती है। इसके अलावा इसकी पैमाइश की जाती है मिलीमीटर्स ऑफ एच जी। एच जी क्या है? एच जी अलामत है मरकरी की। तो इसके तीनों यूनिट्स जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं, मिलीमीटर्स ऑफ एच जी, मिलीमीटर्स जो आप मीटर की इकाई है मिलीमीटर, और मिलीमीटर्स ऑफ एच जी में कर सकते हैं, न्यूटन फी मीटर में कर सकते हैं इसकी पैमाइश। इसकी पैमाइश हम पास्कल में कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जान रहे हैं इसलिए ज़्यादातर जो इसकी पैमाइश होती है वो एटमॉस्फेयर में ही इसकी पैमाइश जो है वो की जाती है। अभी हम आगे बढ़ते हैं और एक मिसाल हम यहाँ पर लेते हैं। फर्ज कर लें कि ये आपके पास एक जूस का गिलास है, ठीक है। इस जूस के गिलास से आप जो है वो जूस पीना चाहते हैं, तो क्या होता है कि जब आप इस जूस के ऊपर प्रेशर लगाकर इसको अपनी तरफ खींचते हैं, यानी जब आप प्रेशर लगाते हैं जूस को पीने की कोशिश करते हैं, तो क्या होता है कि इस नली के अंदर पहले से हवा मौजूद होती है, ठीक है। जब आप खींचते हैं ये हवा जो है ये बाहर निकल जाती है। जब बाहर निकल जाती है तो क्या होता है कि यहाँ पर एक प्रेशर क्रिएट होता है, यहाँ पर जो है एक दबाव क्रिएट होता है, और ऊपर की जो हवा है यहाँ पर वो भी इसके ऊपर यहाँ पर दबाव डालती है और आपको जो है वो जूस पीने में बहुत आसानी होती है। अगर हम एक ऐसा डिब्बा ले लें कि जिसमें बिल्कुल कोई और सुराख ना हो और यहाँ से जो है बिल्कुल एक स्ट्रॉ निकल रहा हो, इस जगह को भी आप इस तरीके के साथ बंद कर दें कि इसमें से बिल्कुल भी कुछ ना निकल सके, हवा ना अंदर जा सके ना बाहर आ सके, और बिल्कुल इस जगह को सील कर दें। यहाँ पर जितनी भी सुराखें हैं वो सील कर दी हैं। ये जूस का डिब्बा है जिसमें से आप जो है यहाँ से जूस को पीने की कोशिश कर रहे हैं, तो कभी भी आप जूस को नहीं पी सकेंगे, इसलिए क्योंकि यहाँ से इस जूस को दबाने वाली जो ऊपर से फोर्स है, जो इस जूस के ऊपर फोर्स ऊपर से डालती है और ये जूस बाहर निकलता है, वो फोर्स जो है वो फोर्स यहाँ पर मिसिंग होगी। जबकि इसके केस में क्या है कि यहाँ पर जब आप इसमें से हवा को ऊपर खींच लेते हैं तो एक खला बन जाता है। उस खला को पुर करने के लिए पानी जो है वो अंदर की तरफ जाता है, लेकिन पानी अंदर की तरफ क्यों जाता है, आसानी से क्यों आगे की तरफ बढ़ता है, उसकी वजह यह है कि ऊपर से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो हवा है, वो भी इसके ऊपर प्रेशर डालती है और आप आसानी के साथ जो है वो जूस पी लेते हैं। लेकिन इस केस में क्या हुआ कि हमने नली इसके अंदर डाली और ये जो जगह थी जहां पर ये दरमियान में से थोड़ी जगह थी जहां से हवा दाखिल हो सकती थी, उस रास्ते को हमने कंप्लीटली बंद कर दिया। जब इस जगह को हम कंप्लीटली बंद कर देंगे तो हवा के अंदर दाखिल होने का कोई इम्कान जो है वो नहीं है, यहाँ से हवा जो है वो अंदर दाखिल नहीं हो सकती। तो क्या होगा कि यहाँ से जूस पीना इस डिब्बे से मुश्किल हो जाएगा। क्यों मुश्किल हो जाएगा? क्योंकि इसके ऊपर हवा जो है वो नहीं जा रही, और ऊपर से जब इसको हवा नहीं दबा रही तो आपका जो है वो इसमें से जूस पीना जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो मुश्किल हो जाता है। इसी तरीके से अगर हम एक खाली डिब्बा ले लें, एक इसकी बहुत अच्छे तरीके से हम इसकी मिसाल को जो है वो देख सकते हैं। खाली डिब्बा है, टीन का डिब्बा वगैरह है, यहाँ से अगर हम एक वैक्यूम पंप इसमें से लगा दें, वैक्यूम पंप इसमें से क्या करे कि इसमें से सारी हवा निकाल दे। अभी यहाँ पर हमने लगाया है वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप क्या करता है कि इसमें से सारी हवा जो है वो निकाल लेता है। जब इसमें से हवा नहीं निकाली गई तो क्या होता है कि यहाँ से इसका प्रेशर, हवा इसके ऊपर प्रेशर डालती है और यहाँ से चारों तरफ से जो है हवा इसके ऊपर प्रेशर डाल रही है ऑलरेडी, और ये प्रेशर जो है ये इसके हवा के अंदर जो मौजूद है हवा, वो इसके ऊपर प्रेशर डाल रही होती है अंदर की तरफ से। तो हम देखते हैं कि ये देखें, ये इसके ऊपर प्रेशर बाहर की तरफ से है, जाहिर है कि इसके अंदर भी तो हवा मौजूद है। जब इसके अंदर हवा मौजूद है तो वो अंदर वाली हवा
और बाहर वाली हवा जो है, ये दोनों जो एक दूसरे के ऊपर प्रेशर डाल रही हैं, ये दोनों प्रेशर बराबर है। इसी वजह है कि डब्बा अपनी असल हालत में है। लेकिन क्या होता है कि जब हम वैक्यूम पंप से यहाँ पर पंप लगाकर सारी हवा को बाहर निकाल लेते हैं, तो क्या होता है कि ये देखें, यहाँ से जब सारी हवा हम यहाँ से निकाल लेते हैं, सारी की सारी हवा यहाँ से निकल गई, वैक्यूम पंप हमने यहाँ पर लगाया, वैक्यूम पंप ने सारी हवा बाहर खींच ली, तो क्या होगा कि ये वाली जो हवा है, बाहर वाली हवा, ये अंदर की तरफ जोर लगाएगी और डिब्बा जो है वो क्या हो जाएगा, पिचक जाएगा, क्योंकि अंदर कोई फोर्स है नहीं जो उसको रोके, जिसकी वजह क्या होगी कि डिब्बा पिचक जाएगा। और उसकी वजह क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर ना होता तो शायद डिब्बा कभी भी इस तरीके के साथ ना होता। तो यहाँ पर डिब्बे, हर एक चीज़ के अंदर, हवा एक ऐसी चीज़ है जो हर एक चीज़ के अंदर दाखिल हो जाती है। जैसे ही डिब्बे को हम बाहर निकालते हैं तो उसमें से जो है वो हवा शामिल हो जाती है। कोई चीज़ यहाँ से फर्ज कर लें, ऑयल वगैरह था, उस ऑयल को हमने निकाला, जो बाकी जगह रह गई उसमें जो है हवा भर जाती है। और जब हम इसको छोड़ते हैं, अंदर की हवा को बाहर निकालते हैं, तो बाहर की हवा जो है वो ताकतवर हो जाती है, वो इसके ऊपर जोर लगाती है दोनों तरफ से, और जब जोर लगाती है तो ये डिब्बा जो है वो पिचक जाता है। ये एक आम सी मिसाल है जो हम यहाँ पर देखते हैं। अभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो पैमाइश होती है, पैमाइश किससे की जाती है, ये सवाल पैदा होता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो पैमाइश होती है उसके लिए एक आला इस्तेमाल किया जाता है जिसको कहते हैं बैरोमीटर। ये आला जो है वो इसकी पैमाइश के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बैरोमीटर, आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप जाते हैं मोटरसाइकिल में या साइकिल में या गाड़ी वगैरह में हवा भरवाने के लिए, तो उनके पास एक आला होता है, वो आला लगाते हैं टायर के साथ। यहाँ पर टायर है, टायर की हवा चेक कर रहे हैं, और टायर की हवा के साथ जो है वो क्या है, एक आला सा लगाते हैं, और वो आला जो है वो उनको बताता है, यहाँ पर ग्रेजुएटेड होता है, यहाँ पर मुख्तलिफ जो है वो उसके निशानात बने होते हैं, और वो उस आले की मदद से जो है वो ये बताता है कि इस गाड़ी के टायर का या मोटरसाइकिल के टायर का या साइकिल के टायर का प्रेशर कितना है। तो वो प्रेशर को जानने के लिए जो है ये आला इस्तेमाल किया जाता है, बैरोमीटर। बैरोमीटर में क्या होता है, असल में चीज़ ये क्या होती है, इसको समझने की हम कोशिश करेंगे। इसमें क्या होता है कि एक जो है वो इस तरीके के साथ एक जो है वो लगन लिया जाता है। जैसे फ़र्ज कर लें, ये है हमारे पास ट्रे है या कोई भी ऐसा कंटेनर है, इसके अंदर जो माया इस्तेमाल किया गया है वो माया इसके अंदर मरकरी है। मरकरी के लिए जो अलामत है केमिस्ट्री में, हम इसके लिए अलामत इस्तेमाल करते हैं Hg। अभी ये जो है मरकरी से भरा हुआ एक लगन है, एक जो है वो बर्तन है जिसके अंदर हमने मरकरी को डाला हुआ है। अभी क्या होगा कि हम एक लंबी 1 मीटर की रॉड लेते हैं। अभी ये जो रॉड हमने ट्यूब लेते हैं, ये ट्यूब की यहाँ तक जो है, ये जो हमारे पास है लंबाई है, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो 1 मीटर के बराबर है। इसकी लंबाई 1 मीटर है। इसको क्या किया जाता है कि इसको लबालब जो है वो मरकरी के साथ भर दिया जाता है। इसके अंदर भी मरकरी डाल दी जाती है, Hg या मरकरी जो है डालकर इसको लबालब जो है वो ऊपर से नीचे तक भर दिया जाता है। फिर क्या किया जाता है कि इसके ऊपर ऐसे हाथ रख के इसको यहाँ पर इसके ऊपर उल्टा कर दिया जाता है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर जो है हमने इस मरकरी को की जो 1 मीटर की रॉड थी, जो टेस्ट ट्यूब थी, 1 मीटर की ट्यूब, अभी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इसकी लंबाई है वो है 1 मीटर। 1 मीटर लंबी रॉड जो है हमने यहाँ पर रखी है। इस रॉड के ऊपर जो है वो मुख्तलिफ निशानात बने हुए हैं जो हमें ये बताते हैं कि इसकी लंबाई जो है वो कितनी है। वो तमाम लंबाई जो है वो हमें यहाँ पर बताई जाती है। और इसमें जो मरकरी है वो क्या है कि ये पूरे का पूरा मरकरी जो है वो इसके अंदर भरा हुआ है। अभी क्या होगा कि जब हम इसको यहाँ से छोड़ेंगे, इसके ऊपर उल्टा करके रखेंगे, तो क्या होगा कि यहाँ से
मरकरी निकल कर बाहर जाना शुरू कर देगा। यहाँ से मरकरी जो है वो निकल कर नीचे से बाहर जाएगा। जब ये बाहर जाएगा तो क्या होगा कि एक खास हद तक जब मरकरी निकल चुकेगा तो ऊपर से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो इसको दबाने की कोशिश करेगा, इसको रोकने की कोशिश करेगा, ताकि ये जो मरकरी नीचे से निकल रहा है ये मज़ीद ऊपर ना जा सके। ये मरकरी जो है मज़ीद ऊपर जाने से ऊपर जो हवा का प्रेशर है, यहाँ आसपास जो हवा है वो क्या करेगी कि इस प्रेशर को रोकने की कोशिश करेगी, इसको ऊपर जाने नहीं देगी, कि ये मरकरी फिर भी निकल कर बाहर आना शुरू हो जाएगा। लेकिन जब इसका ये वाला प्रेशर, जिस प्रेशर के साथ ये मरकरी बाहर निकल रहा है ट्यूब से, इस ट्यूब से निकल कर मरकरी बाहर जा रहा है, जब इसका प्रेशर और ऊपर हवा का प्रेशर दोनों बराबर हो जाएंगे तो क्या होगा कि ये मरकरी मजीद इस ट्यूब से बाहर नहीं जाएगा। समझ आ रही है बात कि ये मरकरी जो है जब हम इसको उल्टा करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ से मरकरी निकल कर बाहर जाएगा, क्योंकि जाहिर है ये जगह यहाँ से फारिग है, तो ये यहाँ जाने की कोशिश करेगा। जब ये यहाँ से जाएगा तो क्या होगा कि ऊपर से हवा भी इसके ऊपर प्रेशर डालेगी और इसको बाहर निकलने नहीं देगी। जब इसका बाहर निकलने का प्रेशर और ऊपर से हवा का प्रेशर दोनों बराबर हो जाएंगे तो मजीद मरकरी इसमें से नहीं निकलेगा, मजीद मरकरी इसमें से नहीं निकलेगा, और जितना मरकरी यहाँ से निकलना होगा वो निकल जाएगा। और यहाँ पर जो रीडिंग हमारे पास आएगी वो आएगी 760 मिलीमीटर। 760 मिलीमीटर के ऊपर जो साइंसदानों ने तजर्बा किया और तजर्बा करने के बाद उन्हें पता चला कि ये 760 मिलीमीटर के ऊपर आकर ये पारा रुक जाता है, क्योंकि मज़ीद हवा का प्रेशर जो है वो इसे बाहर निकलने नहीं देता। तो यहाँ पर ये जो वैक्यूम यहाँ पे क्रिएट हुआ है ये इस प्रेशर के बराबर है जो हवा का प्रेशर है, जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है वो इस प्रेशर के बराबर है, जिसने मज़ीद मरकरी को जो है वो नीचे जाने से रोक दिया। और ये जो प्रेशर हमारे पास आता है ये 760 मिलीमीटर ऑफ Hg के जो है ये बराबर है, और इसको हम कहते हैं कि एक एटमॉस्फेयर प्रेशर है। यहाँ 760 मिलीमीटर्स ऑफ Hg, ये दोनों प्रेशर्स जो हैं ये बराबर होते हैं। अभी ये प्रेशर जो हमारे पास आया है ये 760 मिलीमीटर ऑफ Hg है, इसको हम एक एटमॉस्फेयर जो है प्रेशर कहते हैं। सी लेवल जो होता है यानी जो सतह समंदर होती है, सतह समंदर की जो बुलंदी है यानी उसकी बुलंदी तो हम 0 कंसिडर करते हैं, वहाँ पर ये प्रेशर जो है ये 760 मिलीमीटर्स ऑफ Hg आता है। लेकिन बुलंदी के ऊपर जैसे जैसे हम जाना शुरू कर देते हैं इसकी जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। उसकी वजह यह है कि हम देखते हैं कि ज़मीन जो है, ज़मीन थोड़ी सी हम इसको मज़ीद एक और चीज़, एक और हवाले से इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये फ़र्ज़ कर ले ज़मीन है और इसके आसपास जो है ये हवा मौजूद है, ठीक है, हवा मौजूद है, ये आसपास जो है इसके हवा मौजूद है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं ये हवा जो है ये कम होती जाती है और काफ़ी जो है इसकी मिकदार जो है वो कम होती जाती है। थोड़ा सा इसको मज़ीद जो है वो सही बना लेते हैं। यहाँ पर अभी देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि जो गैसेस हैं, जितनी भी गैसेस हैं वो मादे की एक किस्म है। जब मादा है तो मादे का मास भी होगा और वॉल्यूम भी होगा, और जिस तरीके से हम इस पेन को ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं, पेन खुद ब खुद नीचे जा रहा है, इसी तरीके से ये हवा भी वज़न रखती है, और जो चीज़ वज़न रखती है ज़मीन उसको अपनी तरफ खींचती है। तो हम देखते हैं
कि इसके आसपास, ज़मीन की सतह के आसपास जो है वो हवा ज़्यादा होगी, क्योंकि ज़मीन उसके ऊपर कशिश की कुव्वत लगाएगी और उस हवा को अपनी तरफ खींचेगी। इसलिए ज़मीन के आसपास, ज़मीन के करीब करीब, ज़मीन की सतह के करीब हवा का प्रेशर ज़्यादा होगा। लेकिन जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे, इस ज़मीन से फासला हमारा ज़्यादा होता जाएगा, तो प्रेशर भी कम होता जाएगा। और यहाँ तक आते आते जब हम 15 किलोमीटर के ऊपर तक जाएंगे, तो ये प्रेशर जो यहाँ पर 760 था, यहाँ पर आकर ये प्रेशर सिर्फ 7 मिलीमीटर्स ऑफ Hg रह जाएगा। इतना ज़्यादा प्रेशर जो है वो ऊपर जाकर बुलंदी के ऊपर कम हो जाता है। और उसकी वजह मैंने आपको बताई है कि हवा का वज़न है, क्योंकि हवा जो है वो वज़न रखती है। वज़न की वजह से ज़मीन उसको अपनी तरफ खींचती है। जब ज़मीन अपनी तरफ उसको खींचती है, तो ज़मीन की सतह के करीब गैसें ज़्यादा होती हैं, और जैसे जैसे हम फासले के ऊपर जाते हैं, इन गैसों की जो मिकदार है, इन गैसों की मिकदार जो है वो कम होती जाती है, और वहाँ पर प्रेशर भी जो है वो एयर प्रेशर भी कम होता जाता है। हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए जो है हम मसावात कैसे अखज़ कर सकते हैं। इसकी मसावात जो है हम कैसे बना सकते हैं, पैमाइश हम कैसे कर सकते हैं, इसके मुतालिक हम पढ़ेंगे। जी, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रेशर के लिए जो है हम मसावात कैसे अखज़ कर सकते हैं। किस मसावात के ज़रिए जो है हम प्रेशर को माप सकते हैं, प्रेशर को नाप सकते हैं। तो प्रेशर के लिए जो बुनियादी तौर पर हम मसावात इस्तेमाल करते थे, वो इसके लिए भी इस्तेमाल होगी P = F/A। ये वो मसावात है जो हम इस्तेमाल करते हैं प्रेशर को नापने के लिए। प्रेशर की पैमाइश के लिए जो हमारे पास फार्मूला था वो ये है। ये जो है हमारे पास प्रेशर के बराबर है। P जो है उसको हम प्रेशर के लिए इस्तेमाल करते हैं, F जो है वो फोर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और A जो है वो रकबे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अभी हम आगे बढ़ते हैं और हमें पता है कि F बराबर है mW बराबर है mg। मैंने आपको जैसे पहले बताया अभी कि ज़मीन के गिर्द जो हवा मौजूद है, जो ग़लाफ़ मौजूद है हवा का, इसका वज़न है, और ये अपने वज़न की वजह से ज़मीन इसको अपनी तरफ खींचती है। जो वज़न ये गैस रखेगी वो W बराबर हो जाएगा mg। हम यहाँ पर F की जगह पर mg की कीमत लिख देते हैं, तो P नई मसावात जो हमारे पास आती है वो बन जाएगी mg तक़सीम A। ये A के बराबर हो जाएगा। लेकिन हमने डेंसिटी पढ़ी थी, और डेंसिटी के केस में हमने ये देखा था कि डेंसिटी बराबर है मास तक़सीम वॉल्यूम। मास तक़सीम वॉल्यूम, या डेंसिटी रोहो बराबर है मास तक़सीम वॉल्यूम, या ये V अभी यहाँ तक़सीम हो रहा है, इधर आएगा तो ज़रब हो जाएगा, ये आ जाएगा रोहो V बराबर है M। अभी हम क्या करेंगे, इस M की जगह पर हम इसकी कीमत यहाँ पर लिख देंगे, और वो कीमत हमारे पास आ जाएगी जी। अभी इसकी कीमत को उठा कर हम लिखेंगे M की जगह पर, तो ये आ जाएगा प्रेशर बराबर है रोहो, और उसके बाद क्या है V, और उसके बाद क्या है G तक़सीम A। ये हमारे पास आ जाता है। अभी ये चीज़ जो है ये वॉल्यूम के बराबर है, वॉल्यूम है। और वॉल्यूम हमारे पास किस चीज़ की, वॉल्यूम या हुज्म हम कहते हैं, हुज्म या वॉल्यूम। वॉल्यूम भी इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है इंग्लिश में, हुज्म इसको उर्दू में कहते हैं। ये हमारे पास बराबर होता है लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई या गहराई। गहराई, या इसके लिए हम दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं बुलंदी, हाइट, इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अभी यहाँ पर हम देखते हैं वॉल्यूम को हम V से ज़ाहिर करते हैं, लंबाई को L से ज़ाहिर किया जाता है, चौड़ाई को विड्थ, और बुलंदी को H के ज़रिए इस्तेमाल किया जाता है। अभी जब हम किसी भी जिस्म का रकबा मालूम करते हैं,
जैसे फ़र्ज़ करें अगर आप अपने घर के कमरे का रकबा मालूम करना है, तो आप क्या देखते हैं, उसकी लंबाई देखते हैं कि उसकी लंबाई कितनी है, फिर उसकी चौड़ाई देखते हैं कि चौड़ाई कितनी है, लंबाई और चौड़ाई को ज़रब दे देते हैं, तो हमें रकबे का मालूम हो जाता है। जैसे ये एक मुस्ततील है, मुस्ततील का हम रकबा मालूम करना चाहते हैं, लंबाई इसकी 2 मीटर है, चौड़ाई इसकी जो है वो 4 मीटर है, हम इसका रकबा मालूम करना चाहते हैं, तो रकबे के लिए हम क्या करेंगे, लंबाई ज़रब चौड़ाई को जो है वो ज़रब दे देंगे, लंबाई इसकी 4 होगी, चौड़ाई इसकी 2 होगी, तो 4 दूनी 8 मीटर जो है वो इसका रकबा जो है वो हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पर लंबाई और ये चौड़ाई जो है ये हमारे पास रकबे के बराबर है, तो हम ये लिख सकते हैं AH जो है हम इसको लिख सकते हैं। इन दोनों की जगह हमने रकबा लिख दिया, रकबे के लिए हम A की अलामत इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर हमने जो है इसके लिए ये वाला लफ्ज़ लिख दिया। अभी क्या करेंगे, हम इस चीज़ को उठाकर हम वॉल्यूम की जगह पर लिख देंगे। यहाँ पर ये जो चीज़ आई है इसको हम उठाकर यहाँ पर वॉल्यूम की जगह पे लिखेंगे, तो ये फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा P बराबर है P रोहो, ये रोहो है, और छोटा p जो है रोहो डेंसिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अभी यहाँ पर हम लिखेंगे AH और G हमारे पास फॉर्मूले में आ रहा है, V की जगह पर हमने इसकी अलामत लिख दी, तक़सीम A भी हमारे पास मसावात में आ रहा है। अभी क्या देखेंगे कि ये A इस A के साथ कट जाएगा और प्रेशर हमारे पास बराबर आ जाएगा, प्रेशर बराबर आ जाएगा रोहो GH। ये प्रेशर की हमारे पास मसावात निकल आएगी। अगर हम किसी भी जिस्म का प्रेशर मालूम करना चाहते हैं, तो प्रेशर मालूम करने के लिए हम इस मसावात का इस्तेमाल करते हुए बआसानी उस जिस्म का जो है वो प्रेशर हम मालूम कर सकते हैं। प्रेशर के लिए मैंने आपको बताया मिलीमीटर ऑफ Hg भी इस्तेमाल कर सकते हैं, न्यूटन मीटर का यूनिट भी लगा सकते हैं, पास्कल का यूनिट भी लगा सकते हैं, और इसके लिए बाकी चीज़ों का भी जो है हम यूनिट इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आज इसके बारे में हो गया। अभी हम ये भी देखते हैं कि ये जो फार्मूला है इसको हम इस्तेमाल करते हुए यूनिट को आसानी के साथ मालूम कर सकते हैं। अभी हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो अभी तक हमने पढ़ा है, इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर अगर तब्दीली वाक़या हो जाती है, तो उस तब्दीली से जो है हमें क्या चीज़ का पता चलता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में तब्दीली। जी, तो मैं बात कर रहा था कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर में अगर तब्दीली वाक़या हो जाती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर कम या ज़्यादा हो जाता है हमारे पास, तो उसको हम किस तरीके के साथ जो है वो मालूम कर सकते हैं, किस तरीके के साथ उसे जान सकते हैं। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एकदम तब्दीली जो है हमें बहुत सारी मालूमात जो है वो इसमें से हमें मिलती हैं। जैसे अगर एकदम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो रहा है और उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कम होने की वजह से बारिश ज़्यादा जो है वो होनी शुरू हो जाती है। फ़र्ज़ कर लें ये ज़मीन के ऊपर ये वाला इलाका है, जैसे थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, ये वाला इलाका है, ज़मीन है यहाँ पर, और इस ज़मीन के ऊपर यहाँ की हवा जो है, इसके ऊपर जो ये वाली हवा है वो क्या होती है कि ये गर्म होकर, गर्मी का दिन है, प्रेशर हवा का कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है। जब सूरज निकला होगा, सूरज की हीट इस हवा के ऊपर पड़ती है जो यहाँ पर मौजूद है, तो क्या होता है कि इस हवा जो ये गर्म हो जाती है, हवा बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, तो जब भी कोई चीज़ गर्म होती है वो ऊपर की तरफ उठती है। जब ये हवा गर्म होकर ऊपर की तरफ उठेगी तो क्या होगा कि ये जो इलाका है यहाँ पर ये खाली हो जाएगा, ये वाले इलाके के ऊपर हवा ख़त्म हो जाएगी और ये हवा गर्म होकर ऊपर की तरफ उठती है। अभी ये जो इलाका है ये खाली हो गया है, इस हवा को फिल करने के लिए क्या होते हैं कि यहाँ से जो है
वो बादल इस तरफ आते हैं, चारों तरफ से बादल इस तरफ आ जाते हैं और ये जो हवा का कम दबाव यहाँ पैदा हुआ है, यहाँ पर इस तरफ से बादल आ जाते हैं और बादल आते हैं तो बारिश होना शुरू हो जाती है। तो अभी आप देखें कि प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से प्रेशर कम होने की वजह से एक इलाके में अगर प्रेशर एकदम से कम हो जाए तो वो प्रेशर कम होना बादलों को जो है वो दावत देता है, क्योंकि वहाँ पर जगह खाली हो जाती है, हवा गर्म हो गई, गर्म होकर ऊपर उठ गई। जब हवा ऊपर उठ जाती है तो उस जगह को फिल करने के लिए बादल जो हैं वो आ जाते हैं और जब बादल आ जाते हैं तो फिर इस इलाके के अंदर जो है वो बारिश हो जाती है। बारिश का इम्कान जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। या क्या होता है कि जब ये हवा ख़त्म हो जाती है, हवा कम हो जाती है, तो हवा कम होने की वजह से एकदम आंधी भी आ सकती है, तूफान भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो हवा खाली हुई है ये बादलों को भी बुला सकती है, बादल भी इसकी तरफ से यहाँ पर आ सकते हैं, तूफान भी आ सकता है यहाँ पर जो है वो आंधी भी आ सकती है, क्योंकि जब इसको जगह को फिल करने के लिए यहाँ से हवा आएगी, यहाँ से हवा आ रही है इस जगह को फिल करने के लिए, किसी दूसरी जगह से ठंडी जगह से हवा आ रही है इसको फिल करने के लिए, तो वो हवा अपने साथ आंधी भी ला सकती है, तूफान भी ला सकती है। अगर ये प्रेशर बहुत ज़्यादा ऊपर तक बढ़ सकता है, पर बढ़ जाएगा तो यहाँ से बादल भी जो है यहाँ पर आ सकते हैं और इसकी जगह जो है वो ले सकते हैं। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि जो हवा का प्रेशर अगर कम हो जाता है या ज़्यादा हो जाता है तो वो कौन से जो है उससे हमें मौसम का अंदाज़ा जो है वो हो जाता है कि हवा में अगर एकदम कमी हो रही है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर एकदम से कम हो रहा है या एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर एकदम से ज़्यादा हो रहा है तो हमें मौसम का जो है वो उससे अंदाज़ा हो जाता है। मौसम का जो है हमें उससे पता चल जाता है कि मौसम में आने वाले टाइम में क्या तब्दीली वाक़या हो रही है। और अगर मौसम काफ़ी अरसे तक ठीक है, हवा में एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कोई कमी वाक़या नहीं हो रही है, जैसे काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं कि यहाँ का जो प्रेशर है वो उतना ही रह रहा है, तो उस प्रेशर अगर तब्दील नहीं हो रहा है तो वो अच्छे मौसम की जो है वो नवीद देता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि मौसम आगे आने वाले काफ़ी दिनों तक जो है वो खुशगवार रहेगा। और सर्दियों में ये होता है, ये तो हमने गर्मियों की बात कर ली, अभी सर्दियों में क्या होगा कि ये इलाका है यहाँ पर ठंड ज़्यादा है, तो ठंड ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है कि यहाँ की जो हवा है, ये आसपास की जो हवा यहाँ पर मौजूद है, ये हवा जब गर्म होगी, ठंडी हो जाती है ऊपर की हवा, तो ये हवा नीचे बैठना शुरू हो जाती है, क्योंकि जब कोई चीज़ ठंडी होती है तो वो नीचे की तरफ बैठती है और ये हवा जब ठंडी होकर नीचे बैठना शुरू हो जाती है तो प्रेशर जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। जब प्रेशर ज़्यादा होता है तो ये जो साइंसदान हैं वो ये पेशन गोई देते हैं कि आने वाले दौर में जो है वो बहुत अच्छा मौसम चंद दिनों तक जो है वो खुशगवार रहेगा। तो ये हवा का जो प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जो है वो हमें बहुत सारी चीज़ों का जो है वो पता चल जाता है। मौसम के बारे में जो है हम पेशन गोई इसकी वजह से कर सकते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि हमने ये देखा कि ये हवा जो है ये एक ख़ास बुलंदी तक होती है। हर बुलंदी पर हवा का जो प्रेशर होता है वो मुख्तलिफ होता है। तो अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की पैमाइश कर लें कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक ख़ास बुलंदी तक कितना है, तो हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर की पैमाइश से बुलंदी का अंदाज़ा हो जाता है। जैसे फ़र्ज़ कर लें ये ज़मीन है, सतह ज़मीन के जो है वो 1 किलोमीटर तक जो है वो प्रेशर इतना होता है। जैसे आप जाते हैं 100 किलोमीटर तक जो है वो 10 किलोमीटर तक प्रेशर इतना होता है, 20 किलोमीटर तक प्रेशर इतना होता है। तो हमें अगर प्रेशर की पैमाइश अगर हम कर लें, ज़मीन से अगर हम ऊपर जा रहे हैं तो अगर हमें उसकी पैमाइश हो जाए, प्रेशर की पैमाइश कर लें
तो हमें बुलंदी का भी अंदाज़ा जो है वो लगा लेते हैं। बहुत सारे हवाई जहाज़ जो ऊपर उड़ते हैं वो इसी प्रेशर को नापते हैं और प्रेशर को नापने के बाद वो बुलंदी का जो है वो अंदाज़ा लगा लेते हैं। उम्मीद है ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो लेक्चर था बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, आपको इसकी अच्छी तरीके से समझ आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।